हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी नई कहानी पसंद आएगी। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बनारस के घाट पर बैठे मैं आज खुद से ही सवाल कर रही थी कि जिन लोगों के लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी सेवा में लगा रखी थी, वे लोग एक पल में ही मुझे अकेला छोड़कर 4 धाम की यात्रा पर निकल गए। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि यहाँ मैं अकेले कैसे रहूँगी। मेरा नाम कोमल है। मेरी उम्र 22 साल हो रही है। बनारस के घाट पर बैठकर गंगा की बहती धारा देखकर यह महसूस हो रहा था कि मेरी जिंदगी की धारा कैसे और क्यों रुक गई। गंगा की धारा के साथ मेरे मन में बहते हुए सवाल भी उठ रहे थे। आखिर जिंदगी मुझसे क्या चाहती है? मैं किसके लिए जिंदा हूँ? किस लिए जिंदा हूँ? मेरी जिंदगी का क्या मकसद है? इस घाट पर मैं ही अकेली नहीं हूँ। यहाँ लाखों सैकड़ों लोग आते होंगे जो अपनी जिंदगी का मकसद को तलाश रहे होंगे। इसी घाट पर एक पंकज नाम का लड़का भी आता है जो 1 सालों से मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है। हमेशा मुझे दूर से ही देखा करता है और मैं हमेशा अपने मन को मजबूत कर उसे मना कर देती हूँ। मुझे पता था कि वो मुझे पसंद करता है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में जो उथल पुथल मची थी उसके प्यार के लिए कोई जगह नहीं थी। वह आज मेरे पास आकर बैठ गया। मुझे बहुत हैरानी हुई इस तरह से उसका मेरे पास बैठना। मैं थोड़ी दूर चली गई तो फिर आकर मेरे पास बैठ गया। मुझे उसकी इस बदतमीजी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पा रही थी। लोगों की भीड़ थी, शायद इसी का वो फ़ायदा उठा रहा हो। तभी वो मुझसे बोल उठा, कोमल देखो, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगा। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, इसलिए तुम मुझे गलत मत समझना। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। मुझे उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने खुद को संभाला और उससे कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज़ मेरा रास्ता छोड़ो। मेरा जवाब सुनकर वो मेरा रास्ता छोड़ दिया और मुझे जाने दिया। मैं अपने घर वापस आ गई। फिर हर रोज़ की तरह हमेशा मैं शाम को गंगा किनारे घाट पर आकर अपने मन को शांत करने की कोशिश करती हूँ। जब मैं कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन कर रही थी तभी मेरी मुलाकात आकाश से हुई थी। आकाश मेरे से 2 क्लास सीनियर थे। हम दोनों बीएचयू में ही पढ़ रहे थे। आकाश और मैं हर रोज़ शाम को घाट पर जाकर घंटों बात करते थे। आकाश अपने माँ बाप का इकलौता संतान था। हम 3 साल के अपने प्यार को शादी के बंधन में बांधना चाहते थे, लेकिन मेरे घर वाले बहुत विरोध किए कि अभी तुम्हारी उम्र हो ही क्या रही है। लेकिन मुझे तो आकाश से शादी करके अपनी ज़िंदगी उसके साथ बितानी थी। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही मैंने और आकाश ने शादी कर लिए। मेरे घर वाले भी बाद में शादी के लिए मान गए और आकाश की मम्मी पापा की बात ही क्या करना, वह बहुत ही अच्छे थे। उन दोनों ने मुझे अपनी बेटी की तरह अपनाया। ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन हमारी खुशियों को ना जाने किसकी नज़र लग गई। अभी हमारी शादी का फर्स्ट एनिवर्सरी था। सुबह से ही मैं अपनी एनिवर्सरी की तैयारी में लग गई। बीच बीच में आकाश को फ़ोन भी कर रही थी, आकाश आज तो कम से कम ऑफिस से छुट्टी ले लेते। आकाश ने कहा, सॉरी कोमल, पॉसिबल होता तो ले लेता, लेकिन शाम से पहले आ जाऊंगा, प्रॉमिस करता हूँ। और तुम्हारा आकाश कभी प्रॉमिस नहीं तोड़ता है, तुम्हें पता है ना। मैंने भी कहा, ठीक है जल्दी आना, कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। तभी मेरी सास मेरे पास आकर बोली, बहू आज के दिन तुम अपनी शादी के समय जो साड़ी पहन कर रखा था वही लाल साड़ी पहनना, वो तुम्हारे गोरे मुखड़े पर 4 चांद लगा देती है। मैंने भी मुस्कुरा कर कहा, ठीक है माँ जी, और उनकी बातें सुनकर मैं शर्मा भी गई। शाम हो गई, तकरीबन 6 बज गए थे और अब मुझे आकाश पर थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। तभी मेरी फ़ोन की रिंग बजती है। आकाश का फ़ोन था और मैं कॉल उठाते ही उस पर टूट पड़ी। क्या आकाश, कहाँ हो? मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही हूँ। तभी उधर से आवाज़ आता है, मैडम मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ,
यह सुनते ही मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, माँ जी, पापा जी। हम सभी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। पता चलता है कि आकाश का बहुत ही भयंकर रोड एक्सीडेंट हो गया था। कुछ लोगों ने देखा तो हॉस्पिटल लेकर आए। आकाश बुरी तरह से घायल था। शायद वह हमारा ही इंतज़ार कर रहा था। उसका चेहरा भी देखने से मेरा दिल सिहर जा रहा था। माँ पापा का भी बुरा हाल हो रहा था। वो बोल रहे थे, आकाश बेटा यह क्या हो गया। मेरी नज़रें और आकाश की नज़रें एक दूसरे से माफ़ी मांग रही थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गई। मेरी आंखों से बहते आंसू बस यही कह रहे थे कि नहीं आकाश, तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगी। अपना वादा तोड़कर अकेले मुझे मत छोड़ो। वह आखिरी पल मालूम नहीं कैसे गुजर गया और ज़िंदगी बिना आकाश की सुनी हो गई। खुद को संभालती कि अपने सास ससुर को, जिन्होंने अपना इकलौता बेटा खोया था। आसपास के लोग ना जाने कैसे कैसे नाम दे दिए, अभागिन, अपशगुन, लेकिन मेरे सास ससुर ने कभी मुझे बुरा भला नहीं कहा। जिंदगी आकाश के बिना बेरंग हो गई थी। हम सबकी दुनिया उजड़ गई थी। जिसके मुख को देखकर मैं और माँ पापा जिंदा रह रहे थे, अब वही चेहरा नहीं रहा देखने के लिए। मेरे भी मम्मी पापा मुझे लेने के लिए मेरे ससुराल आए। मैंने कहा, नहीं माँ, मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकती हूँ। मेरी माँ कहती है, क्या बोल रही हो, तुझे पता भी है कैसे काटेगी अकेले यह पहाड़ जैसी ज़िंदगी। जिसके लिए तू यहाँ पर थी वह तो रहा नहीं, और आसपास के लोग भी तुझे क्या क्या सुनाते रहते हैं। मैंने कहा, आपने क्या कहा? जिससे मेरा रिश्ता था वो रहा नहीं। हमारी बदकिस्मती से वो नहीं रहा, लेकिन आकाश के मम्मी पापा से भी मेरा रिश्ता है। वह मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं। मम्मी, आकाश के जाने के बाद उनका मेरे सिवा कौन है? ऐसे में मैं भी उन्हें अकेला छोड़कर चली जाऊंगी तो आकाश की आत्मा मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। मरते समय आकाश की आंखों में उनके माँ बाप के प्रति जो दुख था, उनके प्रति आकाश की चिंता को मैं समझ गई थी। इसलिए मैं यहीं रहूंगी, और लोग क्या बोलते हैं मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी भी चिंता समझती हूँ मम्मी, लेकिन प्लीज़ आप लोग यहाँ से जाइए। मेरे सास ससुर ने जब ये सारी बातें सुना तो वे दोनों मुझे अपने कलेजे से लगाकर खूब रोने लगे और मैं भी रोने लगी। ज़िंदगी में एक दूसरे को कब और क्यों सहारे की ज़रूरत पड़ती है, आज हम तीनों बहुत अच्छे से समझ रहे थे। इन सारी बातों को 2 साल पूरे हो गए। तभी किसी का पीछे से आवाज़ आई और मैं अपने अतीत से बाहर आई। पीछे मुड़कर देखा तो वह लड़का पंकज था। उसने कहा, कोमल, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। मैंने भी कहा, देखो मुझे सब पता है कि तुम मुझे पसंद भी करते हो और प्यार भी, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, और प्लीज़ मुझे अकेला और बेबस लाचार मत समझना। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरे आसपास के लोग मेरे ही चरित्र पर उंगली उठाते हैं, मुझसे ही सवाल करते हैं। देखो, यदि तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी मेरे प्रति सम्मान है तो मुझे अकेला छोड़ दो, मेरी ज़िंदगी से दूर चले जाओ। उसने कहा, यही तो तुम्हें बताने आया हूँ कोमल, कि मैं तुम्हें बदनाम नहीं करना चाहता हूँ। तुम्हारी बदनामी मेरे प्यार की बदनामी होगी। इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि अब तुम्हें कभी भी मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हारी चरित्र पर अब कोई उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन यह मत समझना कि मेरा प्यार कमज़ोर पड़ गया है, बल्कि मैं तुम्हें हर रोज़ इस घाट पर इस तरह से तुमको देखता था तो मुझे बहुत दुख पहुँचता था। मैं तो बस तुम्हारा दर्द बांटना चाहता था, लेकिन तुम मुझे उसके काबिल भी नहीं समझती हो तो कोई बात नहीं, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। यह बोलकर वो चला गया और मैं वहीं खामोशी से उसकी बातें सुनती रही। फिर मैं अपने घर वापस आ गई। मेरे ससुर जी ने कहा, कोमल बेटा, ज़रा मेरे पास आकर बैठना, तुमसे कुछ बात करना है। बोलिए पापा। मैं जाकर उनके पास बैठ गई। वहाँ पर तभी मेरी सासू माँ भी आ गई। वे बोले, बेटा, अब हमारी उम्र होने चली है। आकाश के गुजरे हुए 2 साल हो गए। वह होता तो आज हमें 4 धाम के लिए ले जाता। लेकिन क्या पापा, आकाश नहीं है, लेकिन मैं तो हूँ, मैं लेकर चलूँगी आप दोनों को। ससुर जी ने कहा, नहीं बेटा, हमने फैसला किया है कि मैं और तुम्हारी सासू माँ बस हम दोनों ही जाएंगे। हमने टिकट भी कर लिया है कल सुबह का। तुम अपना यहाँ पर ख्याल रखना। यह सुनकर मुझे बहुत दुख पहुँचा
उन दोनों ने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। यहाँ अकेले मैं कैसे रहूँगी? लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह वो निकल गए और मैं उन्हें जाते हुए देखती रही। अकेला घर काटने को दौड़ा था। कम से कम सास ससुर तो साथ में थे, लेकिन कुछ दिनों के लिए ही सही, वो अभी तो नहीं थे। पूरे घर में सिर्फ मैं और मेरी तन्हाइयाँ थी। आज मुझे खुद को ही पहचानने में पीड़ा हो रही थी। आखिर मैं जिंदा क्यों हूँ? काश आकाश मेरे साथ होते। तभी मेरी माँ का फ़ोन आता है। जब वो उन्हें यह सारी बातें पता चलती है तो कहती है, बोला था कि वहाँ मत रह, हमारे साथ आ जा। देख कैसे लोग हैं, तुम्हें अकेला छोड़कर 4 धाम पर निकल गए। एक बार भी नहीं सोचा कि तू वहाँ अकेली कैसी रहेगी। कम से कम हमें बता दिया होता, हम तुम्हें लेने के लिए आ जाते। चल, हमें पता चल गया ना, हम कल ही आ रहे हैं तुझे लेने के लिए। मैंने कहा, नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, आप लोग परेशान मत होइए मेरे लिए। और जो ठीक लगा वे वही किए हैं। क्या ठीक लगा? तो उनके लिए वहाँ रुक गई, उन्हीं के बारे में सोचती रही। और एक बार भी तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझे, बस कह दिया कि हम जा रहे हैं। तुझे अपने साथ लेकर जाते तो क्या बिगड़ जाता? माँ प्लीज़, यह सारी बातें बोलकर मेरे मन में जहर मत घोला कीजिए। आप फ़ोन रखिए, हम बाद में बात कर लेंगे। माँ का तो फ़ोन कट गया, मगर मेरे मन में यह सवाल ज़रूर उठ रहे थे कि आखिर मेरे सास ससुर ने ऐसा क्यों किया। एक बार भी उन्हें मुझसे पूछना तो चाहिए था कि मुझे जाना है या नहीं। बस कह दिया कि हम केदारनाथ जा रहे हैं। 2-3 दिन घर में अकेले गुजारने के बाद मैं फिर से बनारस की घाट पर शाम गुजारने चली गई। तभी मैंने वहाँ पर पंकज को देखा। वह दूर बैठा हुआ था। आज क्यों मेरा मन उससे बात करने के लिए कह रहा था। मैं जाकर उसके पास बैठ गई। वह मुझे देखकर खुश हो गया और उसने कहा, ओह भाग हमारे कि तुम आज मेरे पास बैठकर मुझसे बात करने आई हो। मैंने उसे कहा, पता है, मैं और आकाश हमेशा यहीं आकर बैठा करते थे। हमारी कॉलेज ख़त्म हो जाती थी तो शाम को हम आकर बैठकर अपनी ज़िंदगी के सुनहरे सपने देखा करते थे। आकाश मुझे हमेशा कहता था कि तुम्हें मैं पूरी दुनिया घुमाऊंगा, तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा, हम साथ में खूब मस्ती करेंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि पूरी दुनिया तो छोड़ो, अब तो अपने ही घर में डर लगने लगता है। अकेली ज़िंदगी कितनी बेरंग हो जाती है। वह मेरी तरफ देखकर बोला, ज़िंदगी बेरंग नहीं होती है कोमल, हम अपनी ज़िंदगी में रंग भरना भूल जाते हैं। दूसरे के लिए जीते जीते खुद के लिए जीना छोड़ देते हैं। मैंने कहा, पता है, लोग कहते हैं कि छोटी सी उम्र में विधवा हो गई। विधवा होने का उम्र से क्या लेना देना। एक औरत विधवा जिस उम्र में भी हो, उसके लिए तो ज़िंदगी जीना कठिन हो ही जाता है। अपने साथी को खो देना कितनी पीड़ा देती है। लोग कहते हैं कि पत्नी कुछ दिन बाद ही भूल जाती है सब कुछ। पूरे 2 साल हो गए, लेकिन आज भी मैं आकाश को वैसे ही याद करती हूँ जैसे तब याद करती थी। आज भी आकाश मेरे दिल में इस तरह से है जैसे तब थे। मैं आकाश को कभी नहीं भूल पाई। मुझे दुख तो इस बात का है कि मेरे सास ससुर ने एक बार भी मुझसे पूछा नहीं और ऐसे ही अकेले छोड़कर चले गए। ना जाने क्यों आज मेरा मन उससे बात कर रहा था और वो मेरी बातें गौर से सुन भी रहा था। उससे बात करके मेरे मन को बहुत हल्का महसूस हुआ। शायद इतने दिनों की पीड़ा आज पहली बार किसी को बता रही थी। मैंने उसकी तरफ देखी और बोली, तुम मेरा इंतज़ार मत करो पंकज, क्योंकि मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ आकाश है। मैं उनको छोड़कर, उनके माता पिता की जिम्मेदारी को छोड़कर कभी नहीं आ सकती हूँ। मैं उनकी यादों को छोड़कर, उनके माता पिता की जिम्मेदारी को छोड़कर कभी नहीं आ सकती हूँ। किसी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती हूँ। उसने कहा, ज़िंदगी गुजारने के लिए साथ में होना ज़रूरी नहीं होता है। आज भी तुम आकाश को भूल नहीं पाई हो, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तुम तो फिर भी जिंदा हो पूजा, मेरे सामने हो। फिर तुम्हारा इंतज़ार मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। मैं तो तब तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगा जब तक कि मेरी ज़िंदगी है। उसकी बातें सुनकर मैं खामोश हो गई और मैं वापस अपने घर आ गई। जब घर आई तो देखा कि मेरे सास ससुर आ चुके हैं।
मैं उन्हें देखकर खुश हो गई और उनकी यात्रा के बारे में पूछने लगी। तभी मेरे ससुर ने कहा, पूजा बैठो। मैं बैठ गई। वह बोले, ईमानदारी से बताओ बेटा, हम कुछ दिन यहाँ नहीं थे तो तुम्हें कैसा लगा? मैंने कहा, पापा घर काटने को दौड़ा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। मैं किस लिए जी रही थी? उन्होंने कहा, यही तो समझाना चाह रहा हूँ बेटा। हम अपनी मर्ज़ी से 4 धाम यात्रा पर गए और अपनी मर्ज़ी से वापस भी आ गए। लेकिन ज़रा सोचो, अगर भगवान का बुलावा आ गया और हम चले गए तो वहाँ पर अपनी मर्ज़ी नहीं चलती है, फिर तुम्हारा क्या होगा बेटा? तुम अपनी खुशियों को त्याग कर अपनी पूरी ज़िंदगी हम पर न्योछावर करके हमारी सेवा करने के लिए यहाँ रुक गई हो। और हम इतने भी स्वार्थी नहीं हैं कि बेटा कि तेरा दुख ना देख सके। मैं बस यही समझाना चाह रहा था कि हमारे सिवा भी तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ होना चाहिए। तुम आगे बढ़ो, बाहर निकलो। दुनिया बहुत खूबसूरत है, किसी को तो अपनी ज़िंदगी में मौका दो। नहीं पापा, मैं आकाश को नहीं भूल सकती हूँ और आकाश की जगह मैं किसी को भी नहीं दे सकती हूँ। बेटा, जब किसी को मौका दोगी तो आकाश को भी भूल जाओगी। मैंने उस दिन तुम्हारी और पंकज के बीच की सारी बातें सुन लिया था। फिर मैं पंकज से मिला, उससे बात किया। पंकज वो तुमसे बहुत प्यार करता है बेटा। मैंने देखा है उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार। जिस घाट पर तुम जाती हो उसी घाट पर वो सुबह से बैठकर सिर्फ तुम्हारे आने का इंतज़ार करता है। वो बहुत लायक है बेटा, उसे एक बार अपनी ज़िंदगी में आने का मौका दो। आकाश नहीं आने वाला है बेटा, लेकिन उससे भी बहुत दुख होगा कि उसकी वजह से उसकी पत्नी ने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लिया। और रहा हमारी बात, अभी हमारे हाथ पैर सलामत है बेटा। जिस दिन हम बेबस और लाचार हो जाएंगे उस दिन हमारी खूब सेवा कर लेना, लेकिन तब तक तू अपनी ज़िंदगी तो जी ले बेटा। हमारे लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत कर। पंकज तुम्हें फिर से खुशियाँ देने का मौका तलाश रहा है, उसे एक मौका तो दे। मैंने उनको देखा और मैं उन्हें पकड़कर रोने लगी और अपने बहते आंसू के साथ अपने मन का दुख भी बहा डाला। पापा, यदि किसी के पास आप जैसे सास ससुर हो उसे भला माता पिता की कमी क्यों महसूस होगी? मैं धन हूँ कि मुझे आप जैसे सास ससुर के रूप में माता पिता मिले हैं। उन्होंने कहा, बेटा धन्य तो मैं हूँ, भाग्यशाली तो मैं हूँ कि आज अपनी बहू को बेटी बनाकर विदा करूँगा। आकाश जहाँ भी होगा वह देखकर बहुत खुश होगा। कुछ ही दिन में मेरी और पंकज की शादी हो गई। मैं अब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। पंकज ने किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी मुझे, और मेरे सास ससुर भी हमारे साथ ही रहते हैं। पंकज ने कभी उन्हें मुझसे दूर ही नहीं किया। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।